Good morning, all of you. Myself Darshna from PSP Pratapur. We are going to study botany, जिसमें हम सेकेंड पेपर के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जिनमें हमने यहाँ पर जीन और उनके अंदर जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और उनके बारे में देखा था, जिनमें हम लिंकेज, संलग्नता या क्रॉसिंग ओवर और इनके बारे में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर उसी में हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यूशन हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जीन या गुणसूत्र हैं उनकी मैपिंग या जो उनका मानचित्रण है वो कैसे यहाँ पर होता है। जैसे कोई भी जेनेटिक स्ट्रक्चर या वो सभी जो कुछ भी होते हैं उसमें यहाँ पर जो कोई भी उनके अंदर गुणसूत्र होते हैं या उनकी स्थिति जो होती है उनका वेरिएशन जो होता है, यहाँ पर कोई भी डीएनए के ऊपर जो जीनों का अरेंजमेंट होता है उसको हम यहाँ पे जीन मैपिंग से बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एक गुणसूत्र जो है उसके एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीनों के चित्रण को हम गुणसूत्र चित्रण या गुणसूत्र मानचित्रण भी यहाँ पे मैपिंग, जिनको हम जीन मैपिंग कहते हैं। कि यहाँ जैसे कि कोई भी एक डीएनए का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस पर यहाँ पर जो भी जीन लोकेटेड है तो वो जीन वो किस सीक्वेंस में यहाँ पर लोकेट है, तो उनकी जो स्टडी है वो यहाँ पर जीन मैपिंग में कही जाती है। सबसे पहले मॉर्गन और कैसल ने 1910 में और हचिंसन ने 1922 में इस संलग्नता के जीन में विनिमय के प्रयोग पर उन्होंने सबसे पहले ये स्टडी किया था। और उन्होंने ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जिन गुणसूत्रों का हम ये लिखित क्रम में लगे रहते हैं। यहाँ पर ये जो जीन है वो गुणसूत्रों पर यहाँ पर रेखित क्रम में होते हैं। ये रेखित क्रम के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं। यहाँ पर एक लीनियर अरेंजमेंट में जो इनका सीक्वेंस होगा वो प्रॉपरली होगा। ये एक सीक्वेंशियल रो में यहाँ पर अरेंज होंगे। यहाँ पर प्रत्येक सजीव में जो संलग्न समूह है वो उनके अगुणित गुणसूत्र की संख्या के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर संलग्न समूह जिसको हम लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, जब कभी भी कोई भी लक्षण अगर लिंक्ड है वो एक दूसरे के साथ में वो पेयर में चलते हैं तो वो उनका जो पेयरिंग है और उसके साथ में जो अगुणित मतलब जो यहाँ पर हेप्लॉइड जो इनका नंबर है गुणसूत्र का, तो वो दोनों ही जो है वो बराबर मात्रा में होंगे। मतलब ये संलग्न समूहों की संख्या और इसके अगुणित गुणसूत्र दोनों ही समान मात्रा में हमको मिलेंगे। और यहाँ पर संलग्न जीन जो है वो मिलकर एक संलग्न समूह बनाते हैं। सारे में जितने भी संलग्न जीन या लिंकेज जो ग्रुप है जीन है वो मिल करके एक लिंकेज का ग्रुप यहाँ पर बनाते हैं। अब संलग्नता एक व जीन विनिमय के सामर्थ्य गुणसूत्र में स्थित जीन के मध्य की सापेक्षिक दूरी पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर अगर हम बता सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर जो अगर ये गुणसूत्र है उस गुणसूत्र के अंदर अगर यहाँ पर कोई भी संलग्न जीन है जो कि बिल्कुल इनका ये इस पास पास में, या फिर दूसरा कोई गुणसूत्र है जिसके अंदर अगर इसके संलग्न जीन है और वो इस तरह से है, तो अगर इसकी हम संलग्नता अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में दूरी देखी जाएगी। अगर ये दूर है तो इनकी दूरी के विपरीत जो है वो इनकी संलग्नता वो है। अगर इस टाइप से कोई भी यहाँ पर कैरेक्टर है तो ये क्रॉसिंग ओवर में इनके चेंजेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर यहाँ पर इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है तो ये जो है वो संलग्न समूह बन जाएंगे। अब संलग्नता सामर्थ्य जीन के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितनी कम दूरी होगी उतनी संलग्नता अधिक होगी और जितनी दूरी ज्यादा होगी उतनी संलग्नता कम पाई जाएगी। इसमें कंटिन्यूशन में हम देखें तो यहाँ पर ए एच स्टेवर्ट्स ने 1913 में एच स्टेवर्ट ने 1930 में यहाँ पर बताया था कि वो उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया कि पुनर्योजन की जो आवृत्ति है वो जीन की किसी संलग्न समूह या दो पड़ोसी जीन के बीच की सापेक्ष दूरी को निर्धारित कर सकता है और उनके विन्यास क्रम को निर्धारित करते हैं। जैसे कि इसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि यहाँ पर पुनर्योजन मतलब इनके बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो जितना भी रिकॉम्बिनेशन होता है तो उनकी आवृत्ति रिकॉम्बिनेशन उस पर डिपेंड करता है कि कितना उनका फ्लुएंसी होगी। तो जितना अगर यहाँ पे जीन के बीच में दूरी है और जिनके बीच में यहाँ पर जितना कम दूरी है तो उनका रिकॉम्बिनेशन जो है पुनर्योजन या उनके दो संलग्न समूह जो है वो कितने दूर या पास में है तो वो उनसे उनका विन्यास या क्रम जो है वो निर्धारित होता है। तो एक सीधी रेखा पर संलग्न जीन का निरूपण उनके मध्य पुनर्योजन की आवृत्ति के चित्रण और जीन मानचित्रण या गुणसूत्र मानचित्रण कहलाता है, जिसको हम गुणसूत्र मानचित्रण या फिर जीन मैपिंग कहेंगे। जैसे हम बता सकते हैं कोई भी लिंकेज अगर यहाँ पर है
जैसे कोई गुणसूत्र है और उसके ये लिंकेज यहाँ पर जीन जो है वो मौजूद है, और उनके अंदर अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन से कोई न्यू स्ट्रेन अगर यहाँ पर मिल गई, तो उसमें यहाँ पर जो लिंक्ड ग्रुप है वो उनका रिपीटेशन है हुआ है, या फिर उनकी जगह पर कोई और जीन आ गया है। तो इससे हम यहाँ पर बता सकते हैं वो गुणसूत्र में जो रिकॉम्बिनेंट में उनकी आवृत्ति जो है उससे भी यहाँ पर मैपिंग में बता सकते हैं। और इसको यहाँ पर अनुवांशिकी मानचित्रण या संलग्न मानचित्रण के नाम से भी जाना था। क्योंकि अनुवांशिकी मानचित्रण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक जो प्रोजेनी है उससे नेक्स्ट प्रोजेनी में ये स्टडी करने के लिए काम में आता है। गुणसूत्र या जीन चित्रण के लिए इन दो सूचनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें कि फर्स्ट है संलग्न जीन के मध्य पुनर्योजन की आवृत्ति। जो भी यहाँ पर लिंकेज जीन है वो लिंकेज जीन की जो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी है, मतलब वो कितनी जल्दी से अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ये जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड करता है। और गुणसूत्र में इन जीन का क्रम मतलब सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर अगर इसकी सीक्वेंस अगर होगी तो जो उस सीक्वेंस में यहाँ पर जाकर यहाँ पर ए जी जी सी, ये जिस सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज होंगे तो वो जीन का जो क्रम है वो यहाँ पर उनके जीन मैपिंग के वहाँ पर वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जीन मैपिंग में हम जो सीक्वेंस यहाँ पर देखी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी मैपिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब संलग्न जीनों के मध्य पुनर्योजन की आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 3 बिंदु परीक्षणार्थ संकलन करना पड़ता है, जिसको हम यहाँ पर 3 बिंदु परीक्षणार्थ संकलन या फिर 3 कैरेक्टर क्रॉस भी कह सकते हैं। जैसे हमने मेंडल के अकॉर्डिंग देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसी के बाद में यहाँ पर हम कंटिन्यूशन करते हैं जिसमें कि 3 बिंदु परीक्षण है, जिसमें कि 3 जीन का प्रयोग होता है। जैसे हम पहले 2 कैरेक्टर ले रहे थे, 3 वैसे ही हम आगे यहाँ पर 3 कैरेक्टर ले रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहले ये हचिंसन ने यहाँ पर बताया था, सीबी हचिंसन ने ये मक्का के अंदर देखा था मेज में। यहाँ पर ये मक्का के अंदर इन्होंने यहाँ पर सीबी हचिंसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया था, यहाँ पर सीबी हचिंसन ने यहाँ पर जो भी कैरेक्टर लिए थे इसके अंदर जो भी त्रिबिंदु परीक्षणार्थ के लिए, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 3 कैरेक्टर वाले जीन लिए, जिनमें फर्स्ट कैरेक्टर जो जीन का था जिसमें एलिरॉन रंग, मतलब एक एलिरॉन जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो है वो कलरफुल सीरीज के होंगे और दूसरा इसके जो है वो कलरलेस जिसमें कलर नहीं होगा। एस एच और स्मॉल एस एच जिसको भ्रूण पोष की आकृति कहते हैं, जो भ्रूण पोष होता है उसकी आकृति वो कैसी है, उसके अंदर या तो भरे हुए हैं या तो वो सिकड़े हुए हैं, इन सभी से उनकी आकृति यहाँ पर स्पेशल हो सकती है। उसके बाद में आता है यहाँ पर जीन जिनको डब्ल्यू एक्स और स्मॉल डब्ल्यू एक्स जिसमें भ्रूण कोश की प्रकृति, ये जिसमें उसकी प्रकृति या तो वो अमोमी प्रकार की है या तो फिर वो मोमी प्रकार की है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने 3 कैरेक्टर लिए और उन तीनों ही कैरेक्टर पे उन्होंने यहाँ पर क्रॉस कराया। अब इन क्रॉस के अकॉर्डिंग अब देखेंगे तो उन्होंने रिजल्ट्स में जो वेरिएशन देखा वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब ये रिजल्ट्स में यहाँ पर वेरिएशन मिले थे, तब इसका अगर यहाँ पर इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, उसकी पेरेंट जनरेशन जो थी उसका रेसेसिव पार्ट के साथ में जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो उसमें हमको कुछ जो है वो नॉन क्रॉस ओवर जिनमें कि क्रॉसिंग ओवर नहीं है, यहाँ पर हमने 3 कैरेक्टर लिए। अगर ये कोई भी 2 स्ट्रेन है तब ये 2 स्ट्रेन के बीच में हमने यहाँ पर जैसे ये एक कैरेक्टर इसका सेकंड कैरेक्टर और इसका ये थर्ड कैरेक्टर, तो हमने ये 3 कैरेक्टर के बीच में अगर क्रॉस करवाया है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलेंगे वो भी वो उसी प्रकार से होंगे। दो यहाँ पर 3 टाइप की कंडीशंस हमको फेस करनी होगी, जिसमें कि एक जो है वो नॉन क्रॉसिंग ओवर है, सेकेंड में होगा सिंगल क्रॉस, उसमें एक बार ही एक ही जीन का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, या थर्ड में हम कहेंगे तो उसमें डबल क्रॉस या एक से ज़्यादा बार इसमें क्रॉसिंग हुई होगी। तो यहाँ पर नॉन क्रॉस जो कंडीशन आती है उसमें अगर यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर इसमें जिसमें हमने दिए हैं तो इनमें यहाँ पर रंगदार भरे हुए अमोमी और रंगहीन सिकुड़े हुए मोमी में जो कैरेक्टर लिया है तो उनका पेरेंटल जो जनरेशन था वो 78.4% के आसपास यहाँ पर देखी जाएगी। और एकल क्रॉस या सिंगल क्रॉस वाले जो हैं, मतलब फर्स्ट हमने नॉन क्रॉसिंग में देखा है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लांट्स या मैक्सिमम जो है यहाँ पर तो वो सीड जो है वो मैक्सिमम उनके पेरेंट सीड के जैसे होंगे। अब एकल क्रॉसिंग में यहाँ पर जो हमको 3.5% तक वेरिएशन मिला, इसमें दोनों ही वेरिएशन में 1.8 1.7 का वेरिएशन हमको मिलेगा।
क्योंकि रंगदार सिगड़े हुए और रंगदार भरे और अमोघ, इस टाइप से दोनों ही अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। और इसमें 18.1 जो है वो पुनर्योजनमान है। अब इसमें यहाँ पर 4 टाइप के कैरेक्टर हमको एकल क्रॉस में मिले हैं और इन चारों में ही वेरिएशन अगर मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में हमको 1:1:1:1 ये हमको क्रॉस यहाँ पर मिलना था, लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट्स बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते। और यहाँ पर जो सेकेंड जो डबल क्रॉसिंग है, डबल क्रॉसिंग का यहाँ पर चांसेस जो है वो बहुत ही रेयर है और इसमें यहाँ पर डबल क्रॉस के जो चांसेस है उसमें 0.10% ही वेरिएशन आए। अब इसके अगर अपन वेरिएशन कितना किस ट्रेन में कितना वेरिएशन होगा या कितनी क्रॉसिंग है उसके अगर अपन देखें तो यहाँ पर प्रतिशत आवृत्ति अगर हमको देखनी है कि यहाँ पर कितना रिपीटेशन का चांस है, तो एकल लक्षण प्ररूपी जो वर्ग की संतति की संख्या है और उसकी कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर यहाँ पे जो कितने हैं और उसमें एक सिंगल जो उनका कैरेक्टर है उसको कितने रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यहाँ पर अपन 100 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर ये कैरेक्टर हमको देखने को मिल जाएगा। इसी से हम यहाँ पर ये क्रॉस को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब इसी को यहाँ पर इन्होंने आवृत्ति और त्रिबिंदु परीक्षण है उसके रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उन रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब उनके रिजल्ट में देखेंगे तो जनकीय मानों की प्रतिशतता या आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक होगी, मतलब जो पेरेंटल इसके जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर देखे जाते हैं और द्विक्रॉस ओवर की आवृत्ति इसमें सबसे कम है। मतलब जो यहाँ पर हमने इसमें देखा था कि यहाँ पर जो हमको यहाँ पर डबल कैरेक्टर क्रॉसिंग यहाँ पर दिख रहा है उसकी यहाँ पर आवृत्ति बहुत ही कम है और जो यहाँ पर एकल क्रॉस ओवर की प्रतिशत आवृत्ति मध्यवर्ती है। मतलब तीनों ही क्रॉस में यहाँ पर वेरिएशन या डबल यहाँ पर डबल कैरेक्टर क्रॉस है या डी क्रॉस आवृत्ति जो है वो बहुत ही कम पाई गई है। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका जीन जो है उनके अंदर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो CSH कॉम्बिनेशन के हमको 3-5%, इस यहाँ पर ये SH और WX कॉम्बिनेशन के 18.1% और CWX कॉम्बिनेशन के हमको 21.6% हमको वेरिएशन यहाँ पर मिलेगा। तो इसको हम यहाँ पर जो वक्र के अंदर जो गुणसूत्र है उनका यहाँ पर मैपिंग अगर करेंगे तो ये इस टाइप से इनका मैपिंग हो जाएगा जो कि CSH और WX इस फॉर्म में यहाँ पर ये रेखिक क्रम में यहाँ पर विन्यासित गुणसूत्रों को चित्रित किया जा सकता है। अब इसी में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर गुणसूत्र मैपिंग का जो निर्माण होता है उसके लिए हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसमें है कि जीन्स के जो संलग्न समूह है जीन के संलग्न समूह का निर्धारण, मतलब यहाँ पर जो भी कैरेक्टर उसके संलग्न है या जो भी इनमें वो हर एक जाति में जो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है वो अगुणित गुणसूत्र बराबर उसका संलग्न रूप, अगुणित गुणसूत्र है वो उसके संलग्न जो ग्रुप है उनके बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर लिंकेज मिलेंगे और उन लिंकेज का ग्रुप और इसके अगुणित जो इनके हैप्लॉइड यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर होगा या जीन के जो लक्षण होंगे वो हमेशा ही समान होंगे। तो इनके जो जन के संयोग की मात्रा का अधिक होना जो है वो संलग्न जीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इसमें यहाँ पर त्रिबिंदु परीक्षण जो हम क्रॉस करते हैं उनके 3 लक्षणों को लेकर जो संकर्ष क्रॉस कराया जाता है उसके परिणामों का हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, जिनके अंदर जीन विनिमय या उनके नए संयोग बनना वो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि जीन विनिमय जो है वो डबल क्रॉस में बहुत ही रेयर मिला और सेकेंडली जो एकल क्रॉस है उसमें ज़्यादा मिला और जो उसका पेरेंट साइड था उसमें हमको सेम मिलता है। इसका सेकेंड कैरेक्टर जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें गुणसूत्र जो है गुणसूत्र में जीन्स की आपेक्षिक स्थिति को सुस्थापित करना, इनकी जो अपेक्षित स्थिति है उनको सुस्थापित करना या उनको रीअरेंज करना। तो ये संलग्न समूह जो है उनका निर्धारण करने के बाद अन्य जो दूसरे जीन है
उनमें से कोई प्रत्येक जीन जो होता है उनके प्रतिशतता का संकलन प्रयोग द्वारा यहाँ पर निर्धारण होता है। मतलब जो भी कैरेक्टर हम इनका यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं तीनों जीनों का, तो उनका जो परसेंटेज वेरिएशन आता है उसके बाद में यहाँ पर इनकी जो सापेक्ष स्थिति है उनको हम बता सकते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल अगर हम लें तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि मक्का में 3 जीन के मध्य जो यहाँ पर इनकी दूरी को गुणसूत्र मानचित्रण द्वारा हमने देखा, तो यहाँ पर आर्य और एमसन और उसके सहयोगी ने मक्का में 10 गुणसूत्रों का मानचित्रण यहाँ पर तैयार किया। तो यहाँ पर 10 गुणसूत्रों के जो उन्होंने मैपिंग किया और उस मैपिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर उनकी जो स्थिति है उसको यहाँ पर उन्होंने फिक्स किया। और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में उनके चारों गुणसूत्र जो थे उनकी मैपिंग और उनकी सिक्वेंशियल जो है वो जीन को निरूपित किया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट उसमें ही आप देख सकते हैं कि जैसे कि उनका व्यतिकरण और संपात। अब व्यतिकरण और संपात में अगर हम कहें जिसको हम इंटरफ्रेंस और कोडोमिनेंस से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इंटरफ्रेंस मतलब यहाँ पर कोई भी एक क्षेत्र विशेष के जीन है उनका जीन विनिमय जो है वो उनके निकट के क्षेत्रों के जीन विनिमय में बाधा या प्रतिकरण कहलाता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस है और वहां पर जितना जीन एक्सचेंज वगैरह जो भी हुआ तो वो सेकंड कैरेक्टर के जो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर वेरिएशंस देता है। जैसे मक्का में हम देखते हैं तो मक्का का जो नवा गुणसूत्र है उसी से लगे कैरेक्टर यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि CSH और WX जो 3 हमने कैरेक्टर यहाँ पे लिए थे तो उनमें CSH का और SHWX का पुनर्योजन के मान जो है वो फ्री है। वो वहाँ पर वो नए अपने रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो बना देते हैं। CSH और SHWX के अलग को अलग अलग मानों के CWX के मध्य योजन का जो पुनर्मान है वो किया जा सकता है। यहाँ पर CWX जो है वो यहाँ पर अरेंज हो सकता है, लेकिन CHS और SHWX उनका पुनर्योजन जो है वो आसानी से वो किसी के भी साथ में जुड़ जाते हैं। और इनका अगर हम रेशियो देखें तो यहाँ पर CSH जो है वो हमको 10%, लेकिन यहाँ पर हमको SH और WX का यहाँ पर रेशियो जो है वो 0.2% यहाँ पर मिलता है, जिसको हम द्विविनिमय योजन का मान जो है वो यहाँ पर 2.0% हमको यहाँ पर CWX के जो स्ट्रेन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि 100% व्यतिकरण अगर माना जा सकता है तो हम द्विविनिमय का पूर्ण अभाव होता है। मतलब सेकेंड जो यहाँ पर डबल जो एक्सचेंज होगा वो यहाँ पर ज़्यादातर व्यतिकरण में नहीं होगा। व्यतिकरण रेशियो में कोई भी सिंगल कैरेक्टर के अंदर ही वो वेरिएशन आ सकते हैं, दोनों ही कैरेक्टर में एक साथ से चेंजेस पॉसिबल नहीं हो सकते। और जिसको हम संपात गुणांक से बता सकते हैं, जिसमें कि वास्तविक जो हम द्विविनियोजक का जो परसेंटेज मान है और प्रत्याशित मतलब रियली उनका जो परसेंटेज है और हम उनका जो हमको प्राप्त हो रहा है इन दोनों का हम डिफरेंस से उनका संपात गुणांक जो है वो निकाल सकते हैं, जिसको व्यतिकरण गुणांक या फिर 1 माइनस संपात ये इसका निकालने का जो फॉर्मूला है उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुणसूत्र जो मानचित्रण करते हैं या जीन मैपिंग करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं। तो अब जीन मैपिंग से हम यहाँ पर उनकी कितना परसेंटेज रेशो किसी भी एनिमल में या प्लांट्स में है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और आनुवंशिक विविधता यानी कि जीन वेरिएशन यहाँ पर जो भी जीवों में होता है वो हम यहाँ पर जीन मैपिंग से बता सकते हैं कि कैरेक्टर वाइज कितने यहाँ पर वो उनके कैरेक्टर्स में चेंजेस होगा। या जिसमें हम संलग्न जीन अगर कहें तो वो यहाँ पर गुणसूत्र की जो क्रम और दूरी का पता लगा सकते हैं। मतलब जो भी लिंकेज कैरेक्टर होंगे और वो स्ट्रेन पर उनका लिंकेज है मतलब वो ग्रुप में ही रहेंगे तो वो लिंकेज एक के बाद एक कैरेक्टर जो दिखेगा तो इससे वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आसानी से हम पता लगा सकते हैं। और संलग्न जीन और आनुवंशिक प्रयोगों का मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों की जीन की अभिव्यक्ति आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर आनुवंशिक प्रयोग अगर हम कहें तो जैसे कि जेनेटिक डिसीज और उनके वेरिएशन में हम संलग्न जीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनका जो गुणात्मक मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके फीचर्स हैं उनको हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। अब अल्प अवधि में अगर हम यहाँ पर कहें तो कुछ ऐसे मानव जीन हैं जिनको हम जीनोम को यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इसके लिए हम जो जीनोम या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कहेंगे यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं मानव जीनोम परियोजना। अब मानव जीनोम परियोजना को अगर हम बताएं तो ये मानव जो जाति है उसमें आनुवंशिक सुधार के लिए
इसमें अनुवांशिक सुधार अगर कराना है, मतलब जैसे कि कोई भी डिसीज है जो कि हेरिडिटी डिसीज है या अनुवांशिक डिसीज है, तो उसमें हमको सुधार करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो जीन मैपिंग जो है वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही, ये ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो इसमें बहुत ही काम में आता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये किया, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन जीनोम रिसर्च, एक स्लाइड और है। नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन जीनोम रिसर्च, यहाँ पर सबसे पहले जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी यहाँ पर स्टडी जो है वो यहाँ पर ये रिसर्च यहाँ पर हुई थी, और यहाँ पर सबसे पहले रिसर्च हुई थी 1990 में। और इसका जो केंद्र था ऊर्जा विभाग, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अमेरिका और यहाँ पर ऊर्जा विभाग, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जो जीनोम के अंदर रिसर्च वगैरह जो है वो किया था। सबसे पहले इनके जो निदेशक हैं उनको जेम्स डी वॉटसन, उनको यहाँ पर अप्रैल तक उनको यहाँ पर उनके निदेशक बनाया था। और उसके बाद में 93 में यहाँ पर जो फ्रांसिस कॉलिंस को यहाँ पर इनके पूर्णकालिक निदेशक जो बना दिया गया। इसका नाम चेंज करके अब इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान रखा है। यहाँ पर ये ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर इसका उद्देश्य अगर हम कहें तो इसका उद्देश्य जो है वो अनुवांशिक रोगों से मुक्ति दिलाना है, जैसे कि जेनेटिक जो रोग होते हैं उनसे यहाँ पर वेरिएशन जो दिलाना है उनको, उसका यहाँ पर मेन फंक्शन है। अब इसमें अल्प अवधि वाले उद्देश्य में हम देख सकते हैं कि मानव के जो 24 कैरेक्टर है उसमें से 22 जो है वो कायिक है और 2 जो है वो यहाँ पर एक्स और वाई पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कायिक जो है उनका जो चित्रण होगा या जीन मैपिंग होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 करोड़ तो इसमें क्षार युग्म पाई जाती है और इसमें 1 लाख जीन पाए जाते हैं। तो इन सभी जीन की स्टडी करके उनके अंदर जो वेरिएशन और उनकी यहाँ पर स्टडी जो है वो आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद में गुणसूत्र का उनका भौतिक चित्रण करना, उसमें हर एक युग्म को उनके मार्कर या उनको प्रोड्यूस करने के लिए उनकी मार्कर साइट या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो यहाँ पर साइट होती है उसका प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में गुणसूत्र चित्रण में जीनों की स्थिति को पहचान के लिए मार्कर का समावेश होता है। और मार्कर जो है वो उनकी जो मध्य दूरी होती है, हमेशा कोई भी जीन है उनको उनकी मार्कर साइट या हर एक जीन को आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी एक पर्टिकुलर मार्कर साइट होती है जिसके बीच की दूरी यहाँ पर फिक्स होती है, जो 2.0 और 5.0 के बीच ही रखी जाती है। ये मानव के अलावा अन्य सभी सजीव और विशेष रूप से प्रोकैरियोट्स के गुणसूत्र का चित्रण करना, जैसे कि अब ह्यूमन जीनोम के साथ में जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके जीनोम का और प्लांट्स और उनमें सभी के जीनोम का वेरिएशन कर सकते हैं। और प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। और इसमें जो अब जनरल जो कानूनी, नैतिक और सामाजिक पहलू जो है उनका हम विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मानव जीवन की जो परियोजनाएं हैं उनकी जो मेन उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर अब जो गुणसूत्र हैं उनका मैपिंग कर लिया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो ई कोलाई था, इशर्चिया कोलाई, उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने जीन की जो मैपिंग है वो सबसे पहले इनमें देखा था, जिसमें बैक्टीरिया में हम कहें तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और यहाँ पर मीथेनोकोकस जेंथाई है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन सभी के जीन यहाँ पर मैपिंग करके और उसके अंदर एडिशनल जो उनके हार्मफुल कैरेक्टर थे उनको रिमूव करके या एक कोलाई के अंदर उन्होंने बैक्टीरियोफेज का प्रोडक्शन किया, जिससे कि जो वांटेड जो है साइट उसको हम एक्ट करा सकें और जो डिसीज वाले पार्ट हैं वो किसी भी बॉडी से रिमूव करा सकें। तो इन सभी में यहाँ पर इनके अंदर जीन मैपिंग करके वो अलग अलग डिसीज से उनको क्योर करने के लिए नए नए जो वैक्सीन है वो उसके लिए तैयार कर लिया। अब यीस्ट में अगर कहें तो उसके यीस्ट के अंदर उसके संपूर्ण जीनोम की जो मैपिंग है वो स्टार्ट कर ली गई है। और इसके बाद में निमेटोड में और एलिगेंस में इनमें भी 100 MB के डीएनए का चित्रण कर लिया गया। और पादप में यहाँ पर ओलिगोडोसिस थैलियन जो जीनोम है उसका चित्रण कर लिया गया। और चूहे के सभी जीन जो है जिनमें
3000 MB DNA का भी चित्रण कर लिया गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।